Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote given by Albert Einstein. Human spirit must prevail over technology. This topic is important from our syllabus paper 1 essay perspective. It is also important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का दिया हुआ ये कोट है कि ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रिवेल ओवर टेक्नोलॉजी. इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली क्या कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कोट दिया, क्या इसका मीनिंग है, वो ज़रा देखते हैं. तो व्हाट ही एक्चुअली मेंट आफ्टर दिस कोट वाज कि किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च इंडीवर या टेक्नोलॉजी डेवलप करने से पीछे जो मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए ह्यूमैनिटी को और बेहतर बनाना. तो वाइल डेवलपिंग और मेकिंग एनी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन कंसर्न शुड बी पुट एट द कोर. एक तरीके से आप देखें तो हिज कोट वाज ऑल्सो प्रोफाइलेक्टिक और यू में से हिज कोट वाज ऑल्सो ए वार्निंग कि जिस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रहे हैं, अप स्केलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, कांस्टेंट इनोवेशन हो रहा है, अगर हम लोगों ने ह्यूमैनिटी को कोर में नहीं रखा, सेंटर में नहीं रखा ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन इंटरेस्ट को, तो दैट कुड बी वेरी मच डेंजरस फॉर एंटायर मैनकाइंड इन लॉन्ग रन. जिस तरीके से टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, अपग्रेड हो रही है, ह्यूमैनिटी हैज़ टू बी पुट एट द कोर, अदरवाइज इट विल बी डिजास्ट्रस फॉर एंटायर मैनकाइंड. अगर आप अब देखें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट कि ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रिवेल ओवर टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द गांधीयन बिलीफ कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज़ अ डेडली सिन. तो महात्मा गांधी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है दैट इज 7 डेडली सिंस. तो महात्मा गांधी के हिसाब से 7 ऐसे एक्शंस हैं जिनको सिन या पाप कहा जा सकता है. वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. इस पर यूपीएससी ऑलरेडी ऐसे पूछ चुका है 2015 में. बिजनेस विदाउट एथिक्स. तो महात्मा गांधी कहते हैं कि बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन एथिक्स को मार करके मत कीजिए. उसी में वो कहते हैं साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी. साइंटिफिक इनोवेशन डेवलपमेंट होने चाहिए लेकिन ह्यूमैनिटी शुड बी एट द कोर. रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस. यहाँ पे जो सैक्रिफाइस शब्द है इसका मतलब आप कोई एनिमल सैक्रिफाइस या ह्यूमन सैक्रिफाइस से मत लगाइएगा. सैक्रिफाइस शब्द का यहाँ से मतलब है अपने अंदर जो कमियाँ हैं उनको सैक्रिफाइस करना. जो वाइसेस इनसाइड आवर पर्सनालिटी दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड. एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल. दीज आर द 7 deadly sins as per Mahatma Gandhi. So you see, one of the 7 deadly sins, that is science without humanity, as per Mahatma Gandhi, is very much similar to Einstein statement or quote that human spirit must prevail over technology. आइंस्टाइन ने ये कोट किस कॉन्टेक्स्ट में दिया था? तो देखिए, आइंस्टाइन आपको पता है द टाइम ही लिव्ड, आई थिंक 1879 और 1880 से लेकर के लिव्ड टिल 1955. दैट मीन्स आइंस्टाइन in his lifetime saw both the world wars, and both world wars were mainly fought, or they had epicenter in Europe, and Einstein lived in Europe. So Einstein was very much concerned with the misuse of the technology. जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर्स के दौरान बहुत ही डिजास्ट्रस कैटेस्ट्रॉफिक वेपन्स बनाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया, आइंस्टाइन वॉज वेरी कंसर्न्ड with use of such disastrous weapon, and in that context only Einstein gave this quote, human spirit must prevail over technology. So he had a first hand experience of both wars, and there he saw uncontrolled scientific revolutions causing so much damage to the society. In fact, Einstein openly and very vocally opposed Adolf Hitler, who led a Nazi party, was the main character बिहाइंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो आइंस्टाइन साहब ने हिटलर को ओपनली क्रिटिसाइज़ किया. इनफैक्ट आइंस्टाइन का जो नेटिव या होम सिटी है, वेयर या होम स्टेट जर्मनी ही है, बट ही हिमसेल्फ लेफ्ट जर्मनी एट द एज ऑफ 16 एंड मूव टू स्विट्जरलैंड.
तो 1880 या 1879 में आइंस्टाइन साहब का जन्म हुआ था. 1895 में ही मूव्ड आउट ऑफ स्विट्जरलैंड, ही मूव्ड आउट ऑफ जर्मनी एंड रिलोकेटेड टू स्विट्जरलैंड एंड देयर ही लिव्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ 1955 तक आई बिलीव. तो आइंस्टाइन वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्टाउंच क्रिटिक ऑफ अडोल्फ हिटलर. और उसके बाद जब यूएस ने बॉम्बिंग की हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे ऑफ जापान, तो उस टाइम में आइंस्टाइन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था. शॉर्टली आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब्स वेर एक्सप्लोडेड ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी, अल्बर्ट आइंस्टाइन मेड दिस स्टेटमेंट: द टाइम हैज़ नाउ कम when man must give up war. It is no longer rational to solve international problems by resorting to war. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम में टेक्नोलॉजी का इंसानियत के लिए क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो चीज़ें काफ़ी एक्सप्लिसिट तरीके से सामने आ रही थी. 2 वॉर्स हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ विथ न्यूक्लियर वेपन यूज्ड अगेंस्ट जापान. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कोट दिया, ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रिवेल ओवर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन इंसानियत को मार करके नहीं. अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए इस कोट का क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए क्लाइमेट चेंज एक मेजर ग्लोबल कंसर्न है. उसमें भी अगर आप देखें तो मेन फैक्टर यही है, टेक्नोलॉजी अपने पेस से बढ़ती जा रही है. हम लोग एसी ला रहे हैं, मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड रेफ्रिजरेटर ला रहे हैं, अलग अलग तरीके के हम लोग इक्विपमेंट्स डेवलप कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी को हम लोग रोकने के लिए रेडी नहीं हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हमें लॉन्ग रन में कितना भी डिजास्टर्स क्यों ना साबित हो. कितने सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, IPCC के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, UNFCCC में ये डेटा रखा जा चुका है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई बाय द एंड ऑफ 2100 विथ रिस्पेक्ट टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर्स हो सकता है. सारी चीज़ों के बाद भी, सारे वार्निंग साइंस के बावजूद भी टेक्नोलॉजी अपने पेस से चल रही है. उसका इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, येट वी आर नॉट विलिंग टू होल्ड द पेस ऑफ फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी डिस्पाइट नोइंग द आउटकम, पॉसिबल आउटकम. तो यहाँ पे भी आप मान सकते हैं कि ह्यूमन स्पिरिट जो है वो टेक्नोलॉजी के सामने कमज़ोर पड़ रहा है. ह्यूमन कोर कंसर्न जो है टेक्नोलॉजी के सामने कमज़ोर पड़ रहा है. सेम इज़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू सी करंट टाइम्स में ओपन AI या चैट GPT इनको लेकर के बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि ये जो AI सॉफ्टवेयर्स हैं ये आने वाले टाइम में दुनिया भर में सारी नौकरियां ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दे हैव कैपेबिलिटी टू मेक म्यूजिक, पोएम, राइट बुक्स, दे कैन डू वट एवर यू वॉन्ट देम टू डू. ड्राइवरलेस कार्स का कॉन्सेप्ट आ ही रहा है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आज के टाइम में ये जो चैट GPT या ओपन AI हैं, ये इस तरीके के आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं कि आप उनको बस थीम दे दें कि मुझे इस थीम पे कोई बुक चाहिए, इस थीम पे कोई मूवी चाहिए, और वो पूरा का पूरा स्टोरी लिख करके दे देंगे, वो भी 5-6 वेरिएशंस के साथ. सो इस कारण से आप देखिए कि देयर इज़ अ फियर अबाउट जॉब लॉस. There is a major concern of plagiarism. Plagiarism, I hope you understand, claiming for work of someone else. देखिए प्लेजरिज्म का क्या मतलब होता है कि आप किसी और के काम को अपना काम क्लेम करें, ये होता है प्लेजरिज्म. तो अगर आपने कभी PhD वगैरह की है या उस पर रिसर्च पेपर किया है तो उसमें मेन कंसर्न यही होता है, जो आपके गाइड होते हैं वो ये देखते हैं कि आपने कहीं और से कॉपी तो नहीं किया है अपना जो थेसिस है. अभी ये ओपन AI या चैट GPT ये म्यूजिक बना तो रहे हैं, ये बुक्स लिख तो रहे हैं, ठीक है, इनपुट देने पे, लेकिन ये किस तरीके से म्यूजिक बना रहे हैं. म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ ने आज तक जो लाखों करोड़ों म्यूजिक बनाया है वो सब को ये लोग एक इनपुट की तरह इस्तेमाल कर और सबसे थोड़ा बीट उठा रहे हैं और एक नया बीट बना दे रहे हैं. जितनी कहानियाँ हैं वो सब को ये पढ़ रहे हैं और इनके पास कैपेबिलिटी है पढ़ने की, और उससे वो सारा कॉन्सेप्ट लेकर कुछ नया बुक बना दे रहे हैं. तो डोंट यू थिंक इट इज़ ऑल्सो ए प्लेजरिज्म. अगर आज तक कोई म्यूजिक होती ही नहीं तो क्या ये म्यूजिक बना पाते? आंसर इज नो. लेकिन ये इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लेजरिज्म कर रहे हैं कि इसको क्लेम कर पाना कि ये प्लेजरिज्म है, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट. तो यू सी मॉडर्न टाइम के वन ऑफ द वेरी रिनाउंड पॉलिटिकल थिंकर नोआम चॉम्स्की कहते हैं कि चैट GPT इज़ हाई टेक प्लेजरिज्म एंड इट अंडरमाइंस एजुकेशन.
इतनी मेहनत करके हम लोग नॉलेज ज्ञान अर्जित करते हैं, वी acquire so much knowledge. Now over a period of time, these robots, these artificial intelligence systems will make all such knowledge insignificant, because with one click anyone can have all the informations at their disposal. तो ये सब एक कंसर्न है ह्यूमन काइंड के लिए. अब आप बोलेंगे सर सारा नॉलेज अगर हमें एक क्लिक से मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ह्यूमन इंडेवर के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए. अभी कोई टीम अपने प्लेयर्स के जगह पे रोबोट्स उतार करके खिलाने लगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर क्या प्रॉब्लम है? बट ह्यूमन एंडीवर, यू नीड टू, वाई स्पोर्ट्स इज प्लेड इन ऑर्डर टू सी कि एक इंसान अपने आप को किस लेवल तक स्ट्रेच कर सकता है और किस लेवल तक के अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है. बट दीज डेवलप्ड मशीन्स, दे आर गोइंग टू बी अ चैलेंज, दे आर गोइंग टू बी अ हिंड्रेंस इन लॉन्ग रन इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडीवर. तो टेक्नोलॉजी is nothing wrong about technology, but human spirit should be at the core. हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, where technology has put human spirit at the core. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड वैक्सीन. यू सी, वैक्सीन्स को डेवलप करने में किसी भी बीमारी के अगेंस्ट 15 साल 20 साल लग जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसकी मदद से हमने 1.5 से 2 साल के अंदर वैक्सीन डेवलप कर लिया और उस वैक्सीन की मदद से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी. सो कोविड वैक्सीन कुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल वेयर वी हैव बीन एबल टू पुट टेक्नोलॉजी और वेयर वी हैव बीन एबल टू पुट ह्यूमन स्पिरिट एट द कोर ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. पूरा का पूरा एस्से आप इस कोट के ऊपर लिख सकते हैं. अभी यूपीएससी ने इससे रिलेटेड कहाँ सवाल पूछे हैं एस्से में या एथिक्स पेपर में, वो जरा देखते हैं. 2021 मेंस एस्से पेपर में उन्होंने थीम दिया था द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड. वहाँ पे भी आज जो हमने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते थे. देखिए, सेल्फ डिस्कवरी, आत्मज्ञान, अपने एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, हमारी ज़िंदगी में हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, क्या हमारे थॉट प्रोसेस होने चाहिए, इन सब को कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. सेल्फ डिस्कवरी के लिए आप जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, गौतम बुद्धा को उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, महावीर का, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल. लेकिन आज के टाइम में हम लोग सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी इन डिजिटल सोर्सेस की मदद लेते हैं. आज के टाइम में हम लोग ऑनलाइन बाबा लोगों को सुनते हैं, ऑनलाइन हम लोग भक्ति गीत सुनते हैं, ऑनलाइन हम लोग मोटिवेशन सीख करते हैं. ऑल सच थिंग्स आर नथिंग बट a process of self discovery being technologically outsourced. तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो रहे हैं कि ह्यूमन स्पिरिट इज़ नाउ गेटिंग लॉस्ट. आप ही बताइए, ऑनलाइन मोटिवेशन, ऑनलाइन बैठ करके मोटिवेशन वीडियोस देखना, ऑनलाइन बैठ करके बाबा लोगों की बात सुनना और उससे सेल्फ रियलाइजेशन अर्जित करना, आपको नहीं लगता कि दिस इज़ ए सुपरफिशियल वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ डिस्कवरी? लेकिन वही कर रहे हैं हम लोग आजकल. इसी पे ये सवाल पूछा था. तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी को डेवलप करते करते ह्यूमन कोर, ह्यूमन स्पिरिट को हमें मार नहीं देना चाहिए. सो वी मस्ट ऑल रिमेंबर कि फॉर सेल्फ डिस्कवरी वी नीड टू मेडिटेट एंड थिंक एंड टॉक टू आवर सेल्फ. दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद की पहचान कर ली. तो खुद को पहचानना होगा. और आजकल ये कंप्यूटर के ज़माने में और फेसबुक और पता नहीं क्या क्या ट्विटर के ज़माने में वी हैव फॉरगॉट टू टॉक टू आवर सेल्फ, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव forgot to have the process of self-discovery. We are looking for self-discovery through technological system only. Human spirit is getting lost in the path of technological development. ऐसा ही एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने एसए में, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर. ये तो सीधा सीधा ऐसे पूछा था 2019 में सेक्शन बी में. एथिक्स में भी ऐसा सवाल पूछ चुके हैं यूपीएससी में. इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली इवेलुएट विद सुटेबल एग्जाम्पल. जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उनके बेसिस पे रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या लिया जा सकता है, दैट इज़ अ डिबेटेबल थिंग. The next topic is about Karakattam dance. This topic is important from our syllabus GS paper 1 art and culture point of view. क्यों न्यूज़ में था कराकट्टम डांस, वो देखते हैं. तो
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है कि हर महीने के आखिरी संडे को मन की बात प्रोग्राम लेकर के आते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे। तो इसी मन की बात प्रोग्राम के दौरान फॉर द मंथ ऑफ फरवरी उन्होंने चर्चा की अबाउट वी दुर्गा देवी। वी दुर्गा देवी जी हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी क्योंकि इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया वी दुर्गा देवी जी को। तो वी दुर्गा देवी जी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला फॉर हर परफॉर्मेंस इन कराकट्टम डांस। तो इसी कारण से कराकट्टम डांस न्यूज़ में है। देखते हैं क्या है कराकट्टम डांस। कराकट्टम डांस एक तरीके का फोक डांस है विच इज़ वेरी मच फेमस इन तमिलनाडु। कुछ हद तक केरला में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कराकट्टम डांस इज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। तो Karakattam dance is mainly performed at festivals, but it is also performed at now conferences, road shows, and it is mainly associated with rain goddess. Karakattam dance. तो बारिश अच्छे से हो, जिससे खेती अच्छे से हो, इसके लिए ट्रेडिशनली कराकट्टम डांस परफॉर्म किया जाता है। कराकट्टम परफॉर्मेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉट ऑफ स्वेइंग मूवमेंट। तो शरीर का काफ़ी मूवमेंट होता है एंड जॉयस बैंटर, मतलब कुछ कुछ लिप सिंकिंग भी होता है, मूवमेंट भी होता है। कराकट्टम डांस करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि इसको परफॉर्म करने वक्त में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम सर पे इस तरीके का एक पॉट रखना होता है परफॉर्मर को। उस पॉट के अंदर वाटर हो सकता है या सैंड हो सकता है या राइस हो सकता है, और उसके ऊपर फिर फ्लावर्स लेयर बाय लेयर, कम से कम 3 लेयर में फ्लावर्स को रखा जाता है। और जो परफॉर्मर होता है, आप सोचिए, ये पॉट रखा है, वाटर है, उसके ऊपर फ्लावर्स रखे हैं 3 लेयर में, और वो मूवमेंट कर रहा है बॉडी का इतना सारा, फिर भी ये पॉट को वो बैलेंस कर रहा है इन कराकट्टम डांस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन फॉर इट्स परफॉर्मेंस। अभी देखिए, जब मन की बात हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा की, वो है ई संजीवनी। तो ई संजीवनी ओपीडी एक ऐप है। इस ऐप की मदद से हम लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है, इसको कोविड के टाइम में लॉन्च किया गया था, ई संजीवनी ओपीडी। आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है, आप ई संजीवनी ओपीडी पे जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ई संजीवनी ओपीडी इज अ मैकेनिज्म फॉर टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन क्या होता है जी? Telemedicine is a system that uses IT, information technology platforms, between patient and doctor who are otherwise geographically separated. तो एक IT प्लेटफॉर्म की मदद से अगर पेशेंट और डॉक्टर को मिलाया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, और उनको कंसल्ट करने में मदद की जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं टेली मेडिसिन। तो टेली मेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म एक का एग्जाम्पल है ई संजीवनी ओपीडी, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी कि दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है, हो सकता है पीटी में या मेंस में आ जाए। वैसे भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथनिंग पे कभी सवाल आ जाए कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने, तो वहाँ पे आप ई संजीवनी ओपीडी को मेंशन कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ALMA telescope, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. ALMA telescope, ALMA का फुल फॉर्म है अटकामा लार्ज मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। अटकामा इसका नाम इसलिए है क्योंकि अटकामा डेजर्ट में है इन चिली, और इसका मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप नाम इसलिए है क्योंकि ये मिलीमीटर लेंथ का वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेसियल बॉडीज। तो अटकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप, तो इट स्टडी सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स विथ हेल्प ऑफ मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ। इसकी सेंसिटिविटी अटकामा टेलीस्कोप की बहुत अच्छी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एंड दैट इज वाई इट कैन डिटेक्ट इवन फेंट, बहुत फेंट रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन पेनिट्रेट थ्रू डस्ट क्लाउड्स एंड कैन सी इवन द डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड स्टार्स। अटकामा टेलीस्कोप की बात की जाए तो ये लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये प्रिवेल है,
और इसमें 66 हाई प्रिसीजन एंटीनाज का इस्तेमाल किया गया है। अल्मा टेलीस्कोप को बनाने वाले जो कंट्रीज़ हैं मिल करके बनाया है यूएस ने, 16 कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड चिली। अगर बात की जाए अल्मा टेलीस्कोप की इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की, तो अल्मा टेलीस्कोप ने 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की हैं। एक है आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन रिंग एक कॉस्मिक फिनोमेना है विच अकर्स व्हेन लाइट फ्रॉम ए गैलेक्सी और ए स्टार पासेस बाय ए मैसिव ऑब्जेक्ट इन रूट टू अर्थ। तो मान लीजिए कि बीच में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे कोई बड़ा सा गैलेक्सी या स्टार है, तो वहाँ से जो लाइट आएगा वो उस बीच में मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण तो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, लेकिन आसपास की जो लाइट पास होकर के अर्थ तक पहुंचेगी तो वो अर्थ से देख करके लगेगा कोई बड़ा सा कॉस्मिक रिंग है जिसको कहा जाता है आइंस्टाइन रिंग। उसके अलावा अल्मा टेलीस्कोप ने हमें मदद की इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पेशल स्टार जिसका नाम है एच.एल. टॉरी। एच.एल. टॉरी स्टार इज पार्ट ऑफ द टॉरस कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन आपको पता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर, अलग अलग जो नक्षत्र होते हैं। तो एक है टॉरस नक्षत्र या टॉरस कॉन्स्टेलेशन, उसका एक इंपॉर्टेंट स्टार है एच.एल. टॉरी, जिसको आइडेंटिफाई करने में अल्मा टेलीस्कोप ने मदद की है। अल्मा टेलीस्कोप कहाँ पे है जी? अटकामा डेजर्ट में है। यहाँ पे लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अल्मा टेलीस्कोप है। इसका नाम ही है अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। तो अटकामा डेजर्ट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अटकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट माना जाता है। पोलर एरिया में तो ड्राइनेस होता ही है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो पोलर एरिया के जो डेजर्ट है वो तो अलग हैं ही, पोलर डेजर्ट, लेकिन सब पोलर रीजन में अटकामा इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट बनने के पीछे कारण है यहाँ का कोल्ड करेंट। देखिए ये जो शोर है पेरू या चिली का जो शोर है, यहाँ पे कोल्ड करंट बहती है जिसका नाम है हम्बोल्ट या पेरू करंट, और ये जो कोल्ड करंट है उसके कारण यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। आई होप यू नो द बेसिक ज्योग्राफी दैट लोअर इज द टेम्परेचर लेसर इज द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर। तो इस कोल्ड करंट के कारण इसके ऊपर का जो एयर है उसका मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी कम हो जाता है, ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, और जिस कारण से यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और बारिश कम होने के कारण यहाँ पे बड़ा सा डेजर्ट बना है जिसका नाम है अटकामा डेजर्ट। तो डेजर्ट्स पे मैंने यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। दुनिया के कई सारे ऐसे डेजर्ट हैं जो कोल्ड करेंट्स के कारण बने हैं, जैसे ये मोहावे डेजर्ट इज बिकॉज ऑफ कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट, दिस अटकामा डेजर्ट बिकॉज ऑफ पेरुवियन कोल्ड करंट, दिस नामीब डेजर्ट इज बिकॉज ऑफ बेंगुला करंट, सहारा डेजर्ट का ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इट इज़ बिकॉज ऑफ कैनरीज करंट। लेकिन सहारा डेजर्ट इतना इलोंगेटेड इसलिए है बिकॉज इट फॉल्स ऑन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सब बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। गोबी डेजर्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी प्रेशर बेल्ट और एनी कोल्ड करंट, गोबी डेजर्ट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट इट इज़ देयर एंड दैट इज़ वे रेनफॉल कम होता है। जबकि ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की बात की जाए तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कोल्ड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. The next article is about first compressed biogas plant of Northeast. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ही इज लेइंग फाउंडेशन स्टोन द फर्स्ट compressed biogas plant of entire Northeast at Domora Pathar in Sonapur. ये जो CBG compressed biogas plant है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 5 टन्स पर डे एंड इट इज़ बीइंग सेट अप बाय रेडेल मॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. दिस इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप बायोगैस प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय आसाम स्टेट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सियांग यूनाइंग फेस्टिवल. जो सियांग यूनाइंग फेस्टिवल है इट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में भी इट बिलोंग्स टू आदि कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनको बिलोंग करता है ये सियांग यूनिंग फेस्टिवल. ये उनका ये आदि कम्युनिटी का न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर एंड कल्टीवेशन फेस्टिवल है. तो जैसे हमारे यहाँ पे बिहू होता है जनवरी वाला, वैसे वहाँ के आदि कम्युनिटी का फेस्टिवल है ये सियांग यूनिंग फेस्टिवल. आदि कम्युनिटी की अगर बात की जाए
that is believed that they migrated from southern China in 16th century. Adi constitute a large major group and they inhabit or live in lower Dibang Valley. और आदि कम्युनिटी जो है दे आर वेरी एक्सपर्ट और गुड इन मेकिंग केन एंड बैम्बू आइटम्स. आदि कम्युनिटी के बाकी सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की अगर बात की जाए तो सोलुंग फेस्टिवल है उनका दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइसेस किया जाता है. इट इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल. अरान फेस्टिवल है. अरान फेस्टिवल में द मेल मेंबर्स ऑफ द आदि कम्युनिटी दे गो फॉर हंटिंग टुगेदर. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस. दैट इज करेक्ट. साइम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये गलत है. Cymbals are not the only musical instrument and it is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna. That is correct. So correct answer is 1 and 3. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं. इट वाज सेट अप जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री. द चेयरमैन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट. करेक्ट. So both statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.